नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों यह जो है हमारा 17वां पार्ट है। इसके पहले हमने 16 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप वह पूरे वीडियो ज़रूर देखिए। क्योंकि दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप जो है वीडियो को अभी से लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं ये हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर गेज, मिलिंग, टॉलरेंस इसके ऊपर रहने वाले हैं। जैसे कि थ्रेड्स पर भी कुछ यहाँ पर जो है रहने वाली है। और मेन जो क्वेश्चन है यह ग्राइंडिंग मशीन पर यहाँ पर रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन अधिक भंगुर है, यानी यहाँ पर क्या ब्रिटल, कौन सा धातु यहाँ पर ब्रिटल है यह पूछा गया है। लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन जो है यह इन तीनों में से भी क्या है, यह ब्रिटल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पलेट किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी यहाँ पर जो है हमें टेम्पलेट का यूज़ क्या है यह पूछा गया है। ड्रिलिंग के लिए, मिलिंग के लिए, बोरिंग के लिए और मार्किंग के लिए। टेम्पलेट का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है मार्किंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वास्तविक साइज़ और इसके मूल साइज़ के बीच अलजेब्रिक यानी बीजीय अंतर को क्या कहती है? मौलिक विचलन, निम्न विचलन, ऊपरी विचलन, वास्तविक विचलन। किसके किसके बीच में? वास्तविक साइज यानी एक्चुअल साइज और इसके बीच मूल साइज यानी बेसिक साइज के बीच जो भी अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसे वास्तविक विचलन यानी एक्चुअल डिविएशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दी गई फीट में होल साइज लिमिट 25 मिलीमीटर और 25.021 मिलीमीटर है, और शाफ्ट की लिमिट 25.022 मिलीमीटर है और 5035 मिलीमीटर है। तो अधिकतम इंटरफेरेंस क्या है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? इंटरफेरेंस यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो कितना होगा इंटरफेरेंस? आप कैलकुलेट कीजिए, मैं इसका आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 0.035 मिलीमीटर जो है इसका इंटरफेरेंस है। वेज पर डॉटेल्स प्रदान किए होते हैं। डॉटेल्स के बीच क्लियरेंस किसके द्वारा समायोजित की जाती है? डॉटेल के बीच क्लियरेंस किसके द्वारा समायोजित की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। कीपर प्लेट द्वारा, स्क्रू द्वारा, टेपर वेज द्वारा, जिप द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियरेंस जिप के द्वारा जो है वह प्रदान की जाती है। डॉटेल गाइड वेज पर किस प्रकार की ग्राइंडिंग की जाती है? जो डॉटेल गाइड वेज होते हैं उनके ऊपर यानी उन पर किस प्रकार की ग्राइंडिंग की जाती है? प्लेन सरफेस ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, एंगुलर ग्राइंडिंग, टूल और कटर ग्राइंडिंग। जो डॉटेल गाइडवेज होते हैं उनके ऊपर जो है वह एंगुलर ग्राइंडिंग यहाँ पर की जाती है। ऑप्शन नंबर है हमारा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम की वर्किंग किस प्रकार पर निर्भर करती है? जो हाइड्रोलिक सिस्टम होती है उसकी वर्किंग किस प्रकार पर निर्भर करती है? न्यूटन के पहले नियम पर, पास्कल के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पाइथागोरस थ्योरम पर। जो हाइड्रोलिक की जो सिस्टम होती है यानी हाइड्रोलिक सिस्टम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वह पास्कल के नियम पर काम करता है। इसे कौन सा हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेशन में नियंत्रण करना आसान नहीं है? रिसाव नियंत्रण, प्रेशर नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, डिस्चार्ज नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो रिसाव नियंत्रण है यह नियंत्रण करना आसान नहीं है। एक स्लॉटिंग मशीन में स्प्रोकेट के 36 दांत काटने हैं, इंडेक्सिंग मूवमेंट क्या होगी?
अगर हमें 36 यहाँ पर दांत काटने हैं तो इंडेक्सिंग मोमेंट यहाँ पर क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये 10 डिग्री यहाँ पर जो है वह इंडेक्सिंग मोमेंट होगी। स्लॉटिंग मशीन रोटरी टेबल क्या उत्पन्न करने में मदद करती है? जो हमारी स्लॉटिंग मशीन की रोटरी टेबल होती है वह क्या उत्पन्न करने में मदद करती है? समतल सतह, कोणीय सतह, कंटूर सतह, स्टेप्ड सतह। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो कंटूर सतह होती है वह उत्पन्न करने में स्लॉटिंग मशीन का जो रोटरी टेबल है वह मदद करता है। ग्राइंडिंग व्हील को 32A 46H 8V के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यहाँ पर ये क्या इंगित करता है? एब्रेसिव का प्रकार, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड। तो ये जो है इसमें ये क्या यहाँ पर इंगित करता है? तो ये इंगित करता है एब्रेसिव का प्रकार, यानी उस व्हील में कौन से एब्रेसिव है या कौन से एब्रेसिव का यूज़ किया है यह यहाँ पर बता देता है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड की ताकत को दर्शाता है? यानी नीचे दिए गए में से कौन सा बॉन्ड की ताकत को दर्शाता है? एब्रेसिव, स्ट्रक्चर, ग्रेड, ग्रेन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ग्रेड जो है वह जो ग्राइंडिंग व्हील की ताकत होती है, यानी वह कितने कठोर से कठोर धातु को यहाँ पर ग्राइंड कर सकता है, यह जो है ग्रेड से हमें मालूम चल जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कट ऑफ व्हील्स किसके बने होते हैं? विट्रीपॉइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, शेलेक बॉन्ड, रबड़ बॉन्ड। जो कट ऑफ व्हील होते हैं वह बने होते हैं रबड़ बॉन्ड से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कट ऑफ व्हील जो है वह रबड़ बॉन्ड से बने होते हैं। एक धातु का गुण जिसके द्वारा लगाई गई फोर्स के छोड़े जाने पर अपने मूल आकार में आ जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? यानी एक धातु का ऐसा गुण है जिसके द्वारा लगाई गई फोर्स के छोड़े जाने पर अपने मूल आकार में आ जाता है, तो उस गुण को क्या कहते हैं? टफनेस, टेनेसिटी, लोच, भंगुरता। तो कौन सा गुण है वह है इलेक्ट्रिसिटी यानी लोच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फास्टनर के लिए किस प्रकार का थ्रेड फॉर्म उपयोग किया जाता है? जो हमारे फास्टनर्स होते हैं उसके लिए किस प्रकार का जो है वह थ्रेड फॉर्म उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये वी थ्रेड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। एक थ्रेड के रूट और क्रेस्ट के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? एक थ्रेड है उसके बीच के लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? फ्लैंक, डेप्थ, पिच, अक्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उसे डेप्थ कहा जाता है। स्क्रू साइज किसके द्वारा बताया जाता है? जो स्क्रू का साइज होता है वह किसके द्वारा बताया जाता है? रूट व्यास, पिच व्यास, प्रमुख व्यास, लघु व्यास। तो किसके द्वारा बताया जाता है? तो वह बताया जाता है प्रमुख व्यास, मेन व्यास यानी मेन डायमीटर से वह जो है स्क्रू साइज बताया जाता है। एक साधारण गियर ट्रेन में कितने ड्रीवन गियर होते हैं? एक साधारण यानी एक सिंपल गियर ट्रेन में कितने ड्रीवन गियर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने होते हैं? एक ही यहाँ पर ड्रीवन गियर्स होता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में रेडियल आर्म कितना घुमाया जा सकता है? एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन में रेडियल आर्म जो है वह कितना घुमाया जा सकता है? ये जो है यह हमारी कौन सी मशीन है? यह हमारी, मान लीजिए ये हमारी ड्रिलिंग मशीन है और इसका जो है यहाँ पर एक रेडियल आर्म होता है, आपने देखा भी होगा। यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर स्पिंडल होता है और यहाँ पर जो है वह टेबल होता है। तो यह जो रैम है वह कितनी डिग्री तक घुमाया जा सकता है? 90 डिग्री, 80 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जो इसका रैम जो होता है वह 360 डिग्री यानी उसको जो है हम पूरा घुमा सकते हैं।
सिर्फ रेडियल ड्रिलिंग मशीन का। एक रीमर किसके लिए उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर हमें रीमर का क्या पूछा गया है, उपयोग पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। शीट्स में छेद ड्रिल करने के लिए, गहरे छेद ड्रिल करने के लिए, बर्स हटाने के लिए, छिद्रों को बड़ा करने और फिनिश करने के लिए यहाँ पर रीमर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छिद्रों को बड़ा करने, यानी जो होल होती है, यानी जब हम ड्रिलिंग करते हैं उसके बाद जो होल होता है उस होल को क्या करने के लिए, बड़ा करने के लिए और अच्छी तरह से फिनिश करने के लिए जो है वह रीमर का यूज़ किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टॉप रेक कोन का कार्य क्या है? जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसका टॉप रेक कोन का कार्य क्या है? टूल को वर्कपीस के साथ रगड़ने से रोकना, चिप्स का फ्री फ्लो होने देना, ताप उत्पन्न में वृद्धि करना, चिप्स के फ्लो को रोकना। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसका जो टॉप रेक कोन होता है तो उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, जो चिप्स का फ्लो होता है फ्री फ्लो होने देता है, प्रकार की रुकावट नहीं आने देता है। आमतौर पर हाई स्पीड स्टील से बने छोटे कटिंग टूल को जिसे एक उपयुक्त होल्डर में पकड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो हाई स्पीड स्टील से बने छोटे कटिंग टूल होते हैं उनको पकड़ने के लिए उपयुक्त होल्डर पकड़ा जाता है, तो उस होल्डर का नाम क्या है? टिप्ड टूल, ठोस टूल, कार्बाइड टूल, टूल बिट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो उसे जो है टूल बिट होल्डर में पकड़ा जाता है। एक गियर व्हील का पिच 108 मिलीमीटर है और इनमें 36 दांत है, तो इसका मॉड्यूल क्या होगा? 8 इंटू 36 देखिए बराबर कितना आएगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाफ्ट के अक्ष के स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा समांतर गियर नहीं है? शाफ्ट के अक्षों के स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा समांतर गियर नहीं, यानी पैरेलल गियर नहीं है? स्पर गियर, हेलिकल गियर, रेक और पिनियन गियर, बिवेल गियर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो बिवेल गियर है वह समांतर गियर नहीं है। शाफ्ट अक्षों के स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा गैर इंटरसेक्टिंग यानी नॉन इंटरसेक्टिंग, गैर समांतर यानी नॉन पैरेलल गियर है? स्पर गियर, हेलिकल गियर, रेक और पिनियन गियर, वर्म एंड वर्म गियर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो वर्म एंड वर्म गियर जो है वह नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल गियर है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए और मुझे बड़ी ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।